नाजरीन, दूरदर्शन उर्दू की जानिब से मैं डॉक्टर खुर्शीद एक बार फिर आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि डीडी उर्दू की ये कोशिश है कि वो तिब्ब यूनानी या जो देसी तरीक़ा इलाज यूनानी का रहा है ज़मानों से, उस पर अलग अलग माहिरीन से तबादला ख़याल करती है, जिससे कि इसके साइंटिफ़िक पहलुओं पर, इसके मुख्तलिफ़ अमराज़ को इलाज करने के तरीक़ों पर तफसील बहस की जा सके। आज हमारे पास जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, पिछली 2 दहाइयों से ये देखा जा सकता है कि हर्बल मेडिसिन या देसी तरीक़ा इलाज की तरफ लोगों का रुझान ज़ाहिर है कि बढ़ा है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ज़ाहिर है कि उसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और जिन दवाओं को वो बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। सो आज हम अपने नाजरीन के सामने एक ऐसे माहिर को पेश कर रहे हैं जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं दिल्ली सरकार में, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। दूरदर्शन उर्दू की जानिब से सबसे पहले मैं उनका स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन का और आपका। सर, मैं आपको इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करूं कि ये जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरीज़ हैं या उसके उसूल व ज़वाबित हैं, उससे हम अपने नाजरीन को वाकिफ़ करा सकें, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कदीम ज़माने में जो दवाएं बनाई जाती थीं, ज़ाहिर है कि उन पर किसी तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बाज़ार में बढ़ रहा है तो ज़ाहिर है कि उन यूनानी दवाओं का भी बाज़ार बढ़ा, लेकिन उस पर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, चूँकि आज के दौर में कस्टमर इज़ द किंग। सो उसका लिहाज रखते हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आयुष मिनिस्ट्री है या आईएसएम डिपार्टमेंट है, उन सारे लोगों की ज़िम्मेदारियां ये बनती हैं कि हम अपने यूनानी तरीक़ा इलाज से इलाज करने वाले मरीज़ों के लिए एक तो बेहतरीन दवाएं दे सकें, और उनको बनाने का जो उसूली तरीक़ा है वो ऐसे स्टैंडर्ड का हो जो कम्पीट कर सके और उनको मुज़र्रतें देने के बजाय, नुकसानात देने के बजाय उन्हें मुफीद असरात दे सके। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि यूनानी दवाओं को बनाने में, किन किन दवाओं को बनाने में लाइसेंस की ज़रूरत हुआ करती है? दरअसल देखिए, जो हिंदुस्तान में दवाओं के लाइसेंसिंग या रेगुलेशन की बात है जी, तो इसकी शुरुआत होती है 1870 से। अच्छा, काफ़ी कदीम जी दौर से। और उस ज़माने में जब ब्रिटिश कंपनीज़ की दवाइयाँ हिंदुस्तान में आके बेची जाती थी, उस वक्त एक बात आई कि इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। फिर वो एक कमेटी बनी और एक बिल पास हुआ। अल्टीमेटली ये अप्रैल 1940 में, 10 अप्रैल 1940 में ये ड्रग्स एक्ट के नाम से ये कानून बना हिंदुस्तान में। और उस वक्त यूनानी और आयुर्वेद का उसमें जिक्र नहीं था। चूँकि ये 1940 में कानून बना तो ये नाम जो है 1940 आज तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना पुराना कानून है, उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हैं। हाँ, बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई होंगी, लेकिन चूंकि उसका ओरिजिन उस साल में हुआ, 1940 इसीलिए वो आज तक नाम वही है कानून के हिसाब से। तो उसमें फिर 1962 में इसमें कॉस्मेटिक्स वर्ड अमेंडमेंट हुआ। फिर 1982 में 1982 में इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा की तारीफ एक्ट में शामिल किया गया, जो कि लागू हुआ 1 फरवरी 1983 से। और तब से ये फिर कई सारे अमेंडमेंट से गुजरता हुआ हमारे पास आज तक ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के ही नाम से है, उसी नाम से है। तो इसमें जो दवाओं को लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, ये मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में दवाओं को बेचने या बांटने के लिए अगर कोई दवा बनाता है, यूनानी मेडिसिन कोई बनाता है, तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत है। अच्छा, तो मतलब ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी दवा को बना के बाज़ार में ला रहे हैं या उसको ह्यूमन बीइंग या इंसान इस्तेमाल कर रहा है, बेशक आप उसे फ्री में बांट रहे हों,
तो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। यहाँ मैं एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इसमें एनिमल यूज़ के लिए, जानवरों के इस्तेमाल के लिए भी यूनानी या आयुर्वेदिक दवा अगर आप बनाते हैं बेचने और बांटने के लिए, तो उसके लिए भी यूनानी आयुर्वेद में लाइसेंस का प्रोविज़न है। लाइसेंस का क्योंकि आपने इंसान का लफ्ज़ यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ ये मैं नाज़रीन को वाज़े करना ज़रूरी है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो चूँकि WHO के तारीफ़ के एतबार से जो दवाएं, जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन 100 साल पुराना है, उसमें एनिमल्स के इस्तेमाल और इंसानों के इस्तेमाल का फ़र्क बहुत वाज़ह कर दिया गया है। बहरहाल मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ, शायद बहुत सारे नाज़रीन हमारे यूनानी सनत दवासाजी या यूनानी फार्मेसी में इंटरेस्ट रखते होंगे, क्योंकि बाज़ार काफ़ी वसी हो चुका है, उसका काफ़ी फैलाव हो चुका है, जिसको आप कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइसेंस लेने के लिए टेक्निकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखिए, अगर आप यूनानी आयुर्वेद दवाएं बनाने के लिए लाइसेंस की बात करते हैं, तो आप इसको 3 हिस्सों में आप इसको समझ सकते हैं जी। एक वो हिस्सा है जिसमें आपको जगह के बारे में बात करनी है कि जिस जगह आप दवा बनाने जा रहे हैं, स्पेस, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, फैक्ट्री, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरे हिस्से में आप बात कर सकते हैं कि जो आइटम है, जो आप दवाएं हैं, वो जो बनाने जा रहे हैं वो किस तरह की दवाएं हैं, किस कैटेगरीज की हैं। और तीसरा हिस्सा होता है जो उसमें टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो उसमें दवासाज जो माहिरीन हैं वो कौन कौन लोग होंगे। तो अगर आप फैक्ट्री और प्रेमिसेस की बात करते हैं तो वो जीएमपी के हिसाब से मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए इनिशियल फर्स्ट कैटेगरी के लिए। अच्छा। और उसके बाद फिर वो जो सराउंडिंग है वो हाइजेनिक होना चाहिए, उसके अंदर कमरे होने चाहिए, और जिसमें रॉ मटेरियल आप कहाँ ला के रखेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप किस जगह करेंगे, उसके अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए जहाँ मशीनरीज रखी जाएंगी और जहाँ पे आराम से जो उसके स्टाफ हैं वो मूव कर सकें और उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए। और फिर उसके बाद दवाएं जब बनेंगी तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कहाँ होगी, फिर उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा, और उसके बाद फिर आती है बात कि आप कौन कौन सी दवाएं बनाना चाहते हैं। उसमें फिर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का सेक्शन 3 है, उसमें क्लासिकल मेडिसिन यानी जो बुक रेफरेंस की दवाएं होती हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। और पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी जो सेक्शन 3H में जिसका जिक्र है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें इंग्रेडिएंट के हिसाब से जो आप मुफ्रद दवाएं कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कैटेगरी में वो दवा बनाना चाहते हैं, फिर उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग पेपर्स की जरूरत। नाज़रीन, आपको ये बावर कराता चलूँ मैं कि जब भी दवाएं बनाने की कोई फैक्ट्री या इस तरह का फार्मेसी यूनिट लगाना होगा, तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ही होगा कि आप उसमें एक हद, एक स्पेस को अकोमोडेट करेंगे और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करेंगे। सर, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई, मान लीजिए कि हमारे नाजरीन में से कोई ये जानना चाहे कि हमें उसे यूनानी फार्मेसी की कोई फैक्ट्री डालनी है और एक स्पेसिफाइड दवा बनाने की ज़रूरत वो महसूस करता है जिसे वो बाज़ार में ला सके, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो लाइसेंस हासिल कर सके? जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल हैं उसमें शेड्यूल्स हैं बहुत सारे। जी। उसमें जो ए शेड्यूल है उसमें बहुत सारे फॉर्म्स का जिक्र है। जी। तो उसमें जो फॉर्म 24D है, फॉर्म नंबर 24D, वो है एप्लीकेशन जो यूनानी आयुर्वेद दवा बनाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म 24D फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको लाइसेंस जो मिलेगा वो फॉर्म 25D पे मिलेगा, और जो रिन्यूअल होगा 5 साल के बाद वो फॉर्म 26D पे होगा। ये फॉर्मेट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। नहीं, जैसे कि थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन को ये फ़र्क बताइए कि 24D से हमने लाइसेंस ले लिया तो वो 25 और 26 कैसे हो रहा है, वो ये क्या हो रहा है? पहले 24D के साथ साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं बता दूं तो नाज़रीन को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि 24D के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को बताती है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका एड्रेस क्या है, क्या वो लिमिटेड कंपनी है, वो पार्टनरशिप है, वो प्रोप्राइटरशिप है, उसका प्रूफ देना होता है, उसको कंपनी का अपना प्रूफ देना होता है, उसके कितने डायरेक्टर्स हैं, उनका एड्रेस, उनके सिग्नेचर्स,
उसके साथ फिर वो कंपनी की जो जगह है उसकी ऑनरशिप का प्रूफ देना होता है, सबूत देना होता है कि रेंट एग्रीमेंट है या डीड है, या जो भी पेपर होंगे जो उसके भी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स के, हैं, कागज उस एरिया के, वो जगह का प्रोड्यूस सबूत के करना तौर पे। जरूरी होगा। फिर उसका नक्शा चाहिए होता है आर्किटेक्ट से बनाया हुआ। अच्छा। उस नक्शे में एक तो साइट प्लान चाहिए जो उसके अंदर की सारी चीज़ें स्पेसिफाइड हों विथ एरिया, और की प्लान चाहिए होता है जिसमें वो सराउंडिंग्स को बताता है कि सराउंडिंग क्या है, ताकि उससे ये वेरीफाई हो सके कि सराउंडिंग हाइजेनिक है। उसके बाद फिर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की कॉपी सबमिट करनी होती है जिसमें वो सारे सेक्शंस के एसओपीज बताता है, जो मेयारी तरीक़ाकार है उसका उसमें जिक्र होता है। फिर उसमें मशीनरीज़ की लिस्ट होती है कि जो मशीनरीज इस्तेमाल कर रहा है वो ज़रूरी मशीनरीज हैं, वो एज़ पर जीएमपी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसमें जमा करता है। फिर उसी के साथ वो अपने स्टाफ के, टेक्निकल स्टाफ की लिस्ट जमा करता है। अच्छा। उसमें फिर वो जो भी माहिरीन हैं, चाहे वो तबीब हों या लैब टेक्नीशियन एनालिस्ट हों, उन सब की आपको फहरिस्त जमा करनी पड़ती है। चूँकि वो टेक्निकल जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी एक्ट में लिखा है कि वो किसी माहिर के सुपरविज़न में और डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो एक टेक्निकल स्टाफ तो वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कराता है, और बाकी जो 3 टेक्निकल स्टाफ होते हैं मिनिमम, जो क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। तो इसमें फिर टेक्निकल स्टाफ का बायोडाटा है, उनकी डिग्री कॉपी है, एक्सपीरियंस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड जी एक्सपीरियंसेस, इन वो सब देना पड़ता है। फिर इसकी फीस है, वो 1000 रुपये इसकी फीस है जो 5 साल के लिए होती है। तो 25D पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद फिर इंस्पेक्टर या जो डिपार्टमेंट होता है ड्रग कंट्रोल का स्टेट में, वो उसको वेरीफाई करता है। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो वो इंस्पेक्शन के लिए प्रपोज करता है, और अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी होती है तो वो फिर आपको दोबारा सजेशन देता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिए। और अगर सब कुछ ठीक है, इंस्पेक्शन हो जाता है, इंस्पेक्शन पे कोई कमी होती है तो वो फिर आपको टाइम बताता है। इसकी कोई फीस नहीं होती इंस्पेक्शन की। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में इंस्पेक्शन की कोई फीस मेंशन नहीं है। और उसके बाद फिर अगर वो सारी चीज़ें ठीक कर लेता है तो एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 3 महीने के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है, या फिर उनके एप्लीकेशन को। यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे जहन में आ रहा है, इजाज़त हो तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, वो तो एक जनरलाइज नेशन वाइड एक एक्ट है, सो क्या इसमें कुछ तरमीमात स्टेट की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मुमकिन होती है, या उसी को यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट है, जो सेक्शन है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, उसमें तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें अमेंडमेंट करती है, अमल दखल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट की है। सो कोई स्टेट अपनी तरमीमात कर सकता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में उसमें नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए कि 1200 स्क्वायर फीट आप कह रहे हैं, क्या स्टेट को ये अथॉरिटी है कि उससे वो कम कर दे या ज़्यादा उसे एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट नहीं कर सकते। वो अपने जो एरिया के बारे में अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहें कि हमारे स्टेट में इंडस्ट्रियल एरिया में लाइसेंस हो सकता है, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में लाइसेंस हो सकता है, हम फलां जगह पे इसको अलाउ कर सकते हैं और इस कैटेगरी को फलां जगह पे अलाउ नहीं कर सकते, वो स्टेट का परवी हो सकता है। लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में किसी तरह का अमेंडमेंट उसमें कोई तरमीम किया जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप बार बार GMP लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमारे नाजरीन को थोड़ा तफसील से बताइए कि ये GMP क्या है? दरअसल जब ये 2003 से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP ये लागू किया था। एक्चुअली शेड्यूल T है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स में शेड्यूल T है, एक शिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल में। उसमें दवाओं को बनाने के लिए जो प्रेमिसेस है उसकी तफसील में उसका बयान है, डिटेल्ड बयान है उसमें। और अगर आप उसको तफसील से देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसका जो मकसद है कि टू इंश्योर, ये यकीनी बनाया जाए कि जो प्रेमिसेस है जहाँ पे यूनानी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, बनाई जाने वाली, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, जो खाम मादा है, जो मुफरत दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, वो स्टैंडर्ड उनका कैसा है, वो
स्टैंडर्ड हो, प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड हो। दूसरा वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन हो, आलूदगी से पाक हो। और तीसरा कि जो उनका स्टैंडर्ड है वो उन बुक्स के हिसाब से है जो ऑलरेडी जो हमारे पब्लिश्ड है, जो हमारी पब्लिश्ड बुक हैं वो रेफरेंस बुक के अंदर उनके कैरेक्टराइजेशन पर, उनके इस्तेमाल पर पूरी तफसीलात दर्ज हैं। और जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रेमिसेस में, वो प्रोसेस भी स्टैंडर्ड हो। जो दवाइयाँ आप बना रहे हैं वो आपकी क्वालिटी की दवाइयाँ हों। नहीं, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या मुराद है? क्या जदीद दौर के तकाज़ों के हिसाब से और क़दीम ज़माने में जो तरीक़ा मैन्युफैक्चरिंग था दवाओं का, क्या उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें ट्रेडिशनल सिस्टम का ही तरीका अख्तियार करना होगा? बिल्कुल आप दवासाजी में बिल्कुल आप स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि जीएमपी में जो पार्ट 2 में आपसे जिक्र कर रहा था, पार्ट 2 में चूँकि प्रेमिसेस का जिक्र है कि आपके कमरे कैसे होने चाहिए, आपकी सराउंडिंग कैसी हो, पानी की सप्लाई कैसी हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसी हो, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा हो, मार्केट की कंप्लेन कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे आप मेनटेन करें मार्केट की कंप्लेन को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंटरमीडिएट टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें तफसील से उसमें जिक्र है पार्ट 1 में। जो पार्ट 2 है वो लिस्ट है पूरी। अच्छा। उसमें हर सेक्शन के लिए कौन कौन से एरिया चाहिए आपको, कितने एरिया चाहिए, कौन कौन सी मशीनरीज चाहिए, और उसके अंदर जिन मशीनरीज का जिक्र है वो मशीनरीज में ज़्यादातर मशीनरीज जदीद टेक्नोलॉजी वाली बेस्ड है। नाजरीन, आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि ख़मीरा, माजून, जवारिशात को आप कदीम तरीके से बनाएं। आप जदीद मशीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आता है। जी, आप कंटिन्यू रखिए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग है इसमें ख़मीरा के बारे में कि ख़मीरा हम जानते हैं कि घुटाई के बाद जो उसका कलर आता है ख़मीर की तरह दिखता है और ख़मीरा कहते हैं उसको। अब आप उस जीएमपी में देखेंगे ख़मीरा बनाने के लिए आपको प्लांटरी मिक्सचर लेना ज़रूरी है। जी 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 जी। तो हमें ये देखना है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिन आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं उन आलात को इस्तेमाल करने के साथ साथ जो उसकी खुसूसियत है वो बरकरार रहनी चाहिए। एथिक्स ऑफ द सिस्टम है, एथिक्स ऑफ द सिस्टम है, वो बरकरार, वो मेंटेन रखना ज़रूरी होगा। वरना शेप एंड फॉर्म्स ऑफ द ड्रग इन मॉडर्न और यूनानी एंड आयुर्वेदा में कोई ज़्यादा फ़र्क रह नहीं जाएगा। लेकिन चूँकि एथिक्स ऑफ द सिस्टम को अगर हम काबू में रखते हैं, उसके स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी को अश्योर करते हैं, तो जाहिर है कि वो रिवायत में रहेगी। और ये स्टैंडर्ड देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे कई सारी जिल्द इसकी आ चुकी हैं स्टैंडर्ड की, यूपीआई की। और यूपीआई में जिन दवाओं का स्टैंडर्ड पब्लिश हो चुका है, हमारे नाजरीन को यूपीआई की सराहत करिए आप। ये यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है। एक्चुअली जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसमें फर्स्ट शेड्यूल में 14 किताबों का जिक्र है। जी जी। और वो 14 किताबों में से जो 12 किताबें हैं वो कराबादीनी किताबें, कदीम कराबादीन के नाम हैं। और जो 2 किताबें हैं उसमें से एक NFUM यानी नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन, जिसकी कई जिल्दें हैं मौजूद, और एक UPI यानी यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है। तो इसमें स्टैंडर्ड्स पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाजरीन, आप ये जान लीजिए कि फार्माकोपिया एक मुस्तनद किताब है जो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक दस्तावेज़ है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। जी, आप कंटिन्यू रखिए। तो जिन दवाओं का स्टैंडर्ड पब्लिश हो चुका है, शाये हो चुका है, जी जी, तो उन दवाओं का स्टैंडर्ड तो उसी को रेफरेंस में दिया जाएगा। और जो आपकी अपनी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं जिसको आपने खुद फॉर्मुलेट किया है, खुद नाम दिया है, उसका स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर को खुद बनाना होता है जी। और आप उसी के रेफरेंस से उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। जीएमपी का यही फ़ायदा है कि अगर आपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया तो आपका बैच वाइज वेरिएशन नहीं होगा। आप एक दवा आज बनाते हैं, आप 10 साल के बाद भी दवा बनाएंगे तो उसका रंग, उसका मज़ा, उसकी कंसिस्टेंसी, सब कुछ वो सब यकसां होगा। स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। अगर आप खुद अपना स्टैंडर्ड एक प्रोसेस वैलिडेट करके रखते हैं आप तो ये जीएमपी का बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके अंदर जो एक्सिपिएंट्स हैं, एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं,
जो दीगर चीज़ें हैं उसके बारे में उसमें जीएमपी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल में ये मेंशन है, रूल 169 में, कि आप इसका रेफरेंस चाहें तो BIS या IP या जो दूसरी PFA की जो रेफरेंस बुक्स हैं आप उससे इसका रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में खालिद साहब ये देखा जाता था कि जो प्रिजर्वेटिव का मेन सोर्स था वो असले खालिस था, शहद था या शक्कर थी। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि इनको अगर हम स्टैंडर्ड से मेंटेन न करें, जो उसका रेशियो है, सो कई बार फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो क्या हमारे नाजरीन ये जान सकते हैं जो सनत दवासाजी में तबा आजमाई करना चाहते हैं कि हम सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो BP या IP इनसे स्टैंडर्डाइज्ड है? जी, जो भी प्रिजर्वेटिव्स या जो भी एक्सिपिएंट्स ब्रिटिश वो IP इंडियन फार्माकोपिया में या BIS में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, या PFA जो आजकल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI के नाम से है, उनमें जिन भी एक्सिपिएंट्स का जिक्र है अलाउड है फूड में, वो सारे यूनानी आयुर्वेद में परमिटेड है, इस्तेमाल किया है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तफसील से वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स में जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब जाहिर है कि बहुत ज़्यादा तफसील से हम अपने नाजरीन को वक्त की कमी की वजह से बात भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन चीज़ों के करने का फ़ायदा क्या होता है? क्या दवाओं की एफिकेसी पे असर पड़ता है या उनके उस बैच को काफ़ी दिनों तक में भी 12 महीने या 6 महीने इस्तेमाल करने से उनके असरात पर कोई असर नहीं पड़ता? आप शेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं? जी, मैं उसी पे तज़किरा करना चाहता था कि हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि शेल्फ लाइफ एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, जिसके बारे में खालिद साहब आप तफसील से बताएं। दरअसल शेल्फ लाइफ को जानने से पहले अगर इस पे बात हो जाए कि लेबल पे क्या क्या लिखना ज़रूरी है, जी, तो वो रूल 161 और रूल 161B ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल का एक हिस्सा है, जिसमें ये मेंशन है कि दवाओं पे क्या क्या लिखना ज़रूरी है लेबल्स पे। मदाखलत की माजरत चाहता हूँ, मैं अपने नाजरीन को ये बावर कराना चाहता हूँ कि तिब्ब यूनानी के सिलसिले से एक ये गलत फहमी है कि दवाओं पर कुछ ना भी लिखा जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है। आप इस बात को बखूबी जान लीजिए कि कस्टमर इज़ अ किंग, उसको ये जानने का हक़ है कि आप उसे क्या खाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उसका क्या मुमकिना नुकसान हो सकता है। सो मैं अपने नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि वो कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने इस हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो तबीब से या दवा बेचने वाली कंपनी से पूछ सकते हैं कि उन दवाओं में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हम इस पे तफसील से बात कर रहे हैं कि किसी भी यूनानी फार्मूलेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। इसीलिए पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में लेबल पे क्लासिकल मेडिसिन, आपको याद होगा 2010 से पहले क्लासिकल मेडिसिन पे इंग्रेडिएंट्स के नाम नहीं लिखे जाते थे, लेकिन 2010 के बाद अब क्लासिकल मेडिसिन पे भी इंग्रेडिएंट्स जो मुफरत दवाएं हैं उसका जो फार्मूला है वो लिखना ज़रूरी हो गया है। तो रूल 161 के हिसाब से आप लेबल पे एक तो वो नाम लिखें जो नाम आपको अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड नाम, जिस नाम से आपको दवा का लाइसेंस मिला है, ठीक है। अगर क्लासिकल है तो आप उसमें वही नाम लिखेंगे जो क्लासिकल मेडिसिन में जो फर्स्ट शेड्यूल के अथॉरिटेटिव बुक्स में मेंशन है, जी। और पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी है तो आपको जिस नाम से मिला है आप वो नाम लिखना है। फिर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिखना है, जी, उसके पार्ट्स लिखने हैं, कौन से पार्ट यूज करते हैं आप, किस फॉर्म में यूज करते हैं और किस क्वांटिटी में यूज है वो, जी। उसके अलावा डोज चाहिए, जी, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसका नाम अगर गवर्नमेंट की किताबों वाला आप ले रहे हैं तो वो मेंशन करना ज़रूरी होगा, और शायद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी करना ज़रूरी होगा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बल्कि उसके लिए भी गाइडलाइन है कि उसका फॉर्मेट जो है वो MM/YY फॉर्म में होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। गाइडलाइंस है, आप पहले ईयर नहीं लिख सकते, नहीं पहले ईयर नहीं लिख सकते, MM लिखना, MM/YY। यानी अगर आप नवंबर 2019 की दवा कोई बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा
2019। जी जी जी। उसी तरह से उसकी एक्सपायरी भी, जो शेल्फ लाइफ है, वो भी लिखनी है। अच्छा, यहाँ से हमारी बात शुरुआत हाँ, हुई थी। अब यहीं पे आप हमारे नाजरीन को शेल्फ लाइफ के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारी समाज में गलतफहमियां हैं कि ये जो देसी दवाएं हैं या तरीका इलाज, चाहे आयुर्वेदा या यूनानी का हो, उसको कितनी मुद्दत तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसके बारे में आप तफसील से ज़रा नाज़रीन इसके लिए रूल 161B में एक नोटिफिकेशन है, बल्कि ये अमेंडमेंट भी हो गया है जी जी कि उस लिस्ट में एक लिस्ट पब्लिश्ड है, ओके, जिसमें दवाओं की कैटेगरीज के हिसाब से जो खमीरे हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, माजून है, पाउडर है, सिरप है, अर्क है, इनकी क्या शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। जी जी 3 साल, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, वो उनकी तफसील से उनका जिक्र है। लेकिन अभी 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, जिसमें ये मेंशन है कि 3 साल के बाद, यानी अगस्त 2019 के बाद, कोई भी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन का शेल्फ लाइफ अपना डेवलप करके ही लिख सकता है। अच्छा, आपको जो ये शेड्यूल है, ये जो लिस्ट है, ये सिर्फ क्लासिकल मेडिसिन के लिए रहेगा। यानी अगर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन अगर आप बना रहे हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी आपको खुद करनी होगी कि आपकी ये दवा कितने साल तक खराब नहीं होती है, और उस दवा को इस्तेमाल करने के बाद आप जब उसको बनाएंगे तब वो शेल्फ लाइफ आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो सेल्फ लाइफ और खुद आपकी स्टेबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी आपको। सो अब एक नई इस्तिलाह आपने बीच में हमारे नाजरीन के लिए छोड़ी है, स्टेबिलिटी स्टडी से क्या मुराद है? स्टेबिलिटी स्टडी से मुराद ये है कि आप दवा को अलग अलग बैचेस में बनाएंगे, उसको अलग अलग चैम्बर में रखेंगे, स्टेबिलिटी चैम्बर में, और उसकी एक लेबोरेटरी होती है, और उसमें अलग अलग 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने इस हिसाब से उसका टेस्ट होता है, और फिर वो जो शेल्फ लाइफ आपका डेवलप होगा वो उसमें मेंशन करना होता है। नाजरीन, और इससे पहले कि मैं विदा हूँ आपसे, मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं दिल्ली सरकार के, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, दूरदर्शन के लिए अपना वक्त निकाला। एक चीज़ मैं इसमें ख़त्म करने से पहले ऐड कर दूं कि जो बात नहीं आ पाई, कि यूनानी दवाओं को बेचने के लिए हिंदुस्तान में अभी तक किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन आप लाइसेंस शुदा दवाइयाँ आप बेचें, क्वालिटी की दवाइयाँ आप बेचें। बेचने के लिए, स्टोर करने के लिए, गोडाउन करने के लिए, रिटेल के लिए, होलसेल के लिए हिंदुस्तान में अभी तक किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से एक रजिस्टर्ड वैद्य या एक रजिस्टर्ड हकीम अपने मरीजों के लिए अगर वो दवा बनाता है अपने प्रेमिसेस में अपने मरीजों के लिए, तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। जब हम इसको सनती तौर पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर या मार्केट लेवल पर लाएंगे, तब इन सब कवानीन की सख्त ज़रूरत और उनकी पाबंदी लाजमी होगी। एक बार फिर सर आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और हमारे नाजरीन को, शायद उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड हों कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, तो उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बहुत सारे क़वानीन के साथ उनको तबा आज़माई करनी होगी, और लाइसेंस लेके वो दौरे हाजिर के तकाज़ों को पूरा कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया, और आप सभी लोगों का शुक्रिया, और डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब का एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।